Welcome to TIPS Law Academy, the largest institute of USAT, undergraduate studies admission test, law admission test, MOGAT and other competitive exams, preparation in Pakistan. Assalamu alaikum to all of you. Hope so you all are enjoying good health and are safe and sound at your homes. Today we are going to discuss about essay writing in USAT. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस थे जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. द मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट्स पूछते हैं यूसैट के बारे में, उसमें जो हमारा कम्प्रीहेंसिव ऐसे राइटिंग का पोर्शन है. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्वेश्चन है, शुड स्टूडेंट्स राइट एन ऐसे इन इंग्लिश और उर्दू. द ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन कि हमें ऐसे जो है उसको इंग्लिश में लिखना चाहिए या फिर उर्दू में लिखना चाहिए. तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास देयर विल बी एन ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स. जो लोग यूसैट के पेपर में अपीयर होंगे वहाँ पे उनके पास ऑप्शन होगा कि वो ऐसे को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं या उर्दू में लिखना चाहते हैं. तो अब यहाँ पे मेरा ओपिनियन क्या है कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो ऐसे को अपनी विल के अकॉर्डिंग लिखें. वो जिस ज़ुबान में लिखना चाहते हैं, वो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं या फिर वो उर्दू में लिखना चाहते हैं, वो उसी ज़ुबान में ऐसे को अटैम्प्ट करें. क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर कोई ये समझता है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा ऐसे लिख लेगा तो उसे इंग्लिश में लिखना चाहिए. अगर वो इस चीज़ के बारे में श्योर है कि उसको इंग्लिश लिखनी आती है, उसको टेंसेस आते हैं और वो ऐसे को लिखते हुए ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह नहीं करेगा, तो उसको ऐसे इंग्लिश में ही लिखना चाहिए. एंड द सेकंड थिंग, अगर कोई समझता है कि उसको उर्दू में ऐसे लिखना चाहिए, वो उर्दू बहुत अच्छी लिख लेता है या उसको लगता है कि वो उर्दू में लिखेगा तो उसकी गलतियां कम होगी या फिर उसके जो है वो रेफरेंसेस एंड कोटेशंस को ऐड कर लेगा, तो उसको उर्दू में लिखना चाहिए. तो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. ये आप पर है कि आप वहाँ पर उर्दू में लिखते हैं या फिर इंग्लिश में लिखते हैं. आपके पास प्रॉपर वहाँ पे चॉइस होगी. Kindly subscribe this channel and press bell icon for more updates in future. The second question is that how many topics of essay will be given in USAT exam. कि USAT का जो पेपर होगा उसमें हमें कितने टॉपिक्स मिलेंगे जिन पे हमें ऐसे लिखना होगा. बेसिकली आपको वहाँ पे इन माय ओपिनियन 3 टॉपिक्स जो है वो दिए जाएंगे जिनमें आपकी अपनी चॉइस होगी. आपके पास ऑप्शन होगा कि आपने उन तीनों टॉपिक्स में से किसी भी एक टॉपिक को चूज़ करके उस पर ऐसे लिखना होगा. क्यों? अगर हम बात करें HEC हायर एजुकेशन कमीशन के प्रीवियस एग्ज़ाम्स की, जिनमें लॉ एडमिशन टेस्ट एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो उसमें आज तक 3 या 4 सालों से हमेशा 3 ऐसे ही आते हैं और उनमें स्टूडेंट्स को किसी भी एक टॉपिक पर लिखने का कहा जाता है और उसकी अपनी उन पास चॉइस होती है उनके पास कि वो उसको इंग्लिश में लिखते हैं या फिर उसको उर्दू में लिखते हैं. द थर्ड क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश में लिखने से नंबर ज़्यादा आएंगे या फिर उर्दू में लिखने से नंबर ज़्यादा आएंगे. विल द स्टूडेंट गेट मोर मार्क्स इन ऐसे बाय राइटिंग इन इंग्लिश और बाय राइटिंग इन उर्दू. तो ये बहुत ही एक अहम क्वेश्चन है जिसको आपने गौर से सुनना है. बेसिकली आप इस चीज़ को जहन से निकाल दें कि अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे. कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश या उर्दू को अगर बेस बनाता है मार्क्स लेने के लिए तो वो टोटली रॉन्ग है, वो बिल्कुल गलत है. आप सिर्फ इस चीज़ की बेस पर मार्क्स नहीं ले सकते कि आपने अगर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है और आप समझ रहे हैं कि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, या फिर जो ये लोग समझते हैं कि उर्दू में लिखने से मार्क्स कम मिलेंगे. बेसिकली उर्दू और इंग्लिश में लिखने से मार्क्स का फ़ैसला नहीं किया जाता. एक स्टूडेंट तभी अच्छे मार्क्स ले सकता है जब वो ऐसे को अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल लिखेगा. जो ऐसे लिखने का तरीका है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जो हमारे पास एक एप्टीट्यूड टेस्ट में हम जिस तरह ऐसे लिखते हैं, हमारे पास 7 से 8 पॉइंट्स होते हैं जो कि चूजिंग द टॉपिक से लेके आउटलाइन, मेन, इंट्रोडक्शन एंड मेन बॉडी तक जाते हैं. अभी हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर. आपने सुनते रहना है. तो ये कन्फ्यूजन आपकी दूर होनी चाहिए कि अगर आपको कोई कहता है कि आप इंग्लिश में लिखें आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, अगर कोई आपको कहता है उर्दू में लिखें आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, तो इट इज़ टोटली रॉन्ग. फॉर एग्जांपल, अगर आप इंग्लिश में अच्छा नहीं लिखते और आप किसी के कहने पे सिर्फ इन्हीं चक्करों में कि आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, आप वहाँ पर लिख देते हैं. और फॉर एग्जांपल कि अगर आपने इंग्लिश में तो लिख दिया और वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं वो कराते हैं,
तो आप एज्यूम करें कि जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा और उसको वहाँ पे आपकी इंग्लिश में मिस्टेक्स नज़र आएंगी, उनको जब वो हाईलाइट करता जाएगा तो इट मीन्स आपके 2 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होना शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। द फोर्थ क्वेश्चन, शुड वी गिव हेडिंग्स बाय राइटिंग एन ऐसे? मजमून में हेडिंग्स देनी चाहिए या नहीं? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बेसिकली अगर मैं रिकमेंड करूं तो मेरे नॉलेज के मुताबिक, मैं गलत भी हो सकता हूं, ऐसे शुड बी इन पैराग्राफ राइटिंग। हमें ऐसे को मोस्टली तौर पर पैराग्राफ राइटिंग में लिखना चाहिए। अगर हम आज तक रिसर्च करें, जितने हम ऐसे देखें ज़्यादातर पैराग्राफ राइटिंग में होते हैं, लेकिन सम केसेस में एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हमें हेडिंग्स को लाजमी तौर पर देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पे वहाँ से पूछा जाता है कि राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको 2 मेन हेडिंग्स वहाँ पे देनी पड़ेंगी। द फर्स्ट वन इज़ एडवांटेजेस आप लिखेंगे, द सेकंड वन आप डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। और एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप वहाँ पे आपको ऐसे आता है कि राइट डाउन द कॉजेज, टाइप्स, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, तो आपसे जो 4-5 चीज़ें पूछी गई हैं, टाइप्स हैं, कॉजेज हैं, इफेक्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको इनकी हेडिंग्स देनी पड़ेगी। लेकिन लाइक अदर ऐसे, जिस तरह कश्मीर इशू पे आता है, डाउरी ईज़ा कर्ज पे आता है, तो आपको सिर्फ वहाँ पे पैराग्राफ्स में लिखना चाहिए और रेफरेंसेस और कोटेशंस वगैरह ऐड करनी चाहिए। द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ऐसे टॉपिक्स विल बी आस्क्ड इन यूसैट एग्जाम? मजमून किस तरह के टॉपिक्स पे आएगा, तो इसको देखते हैं। बेसिकली अभी तक HEC ने कोई भी बुक, कोई भी नोट्स, कोई भी गाइड्स जो है उनको डिक्लेयर नहीं किया कि इनमें से ऐसे उठाए जाएंगे, और ना ही HEC करता है। बेसिकली ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इट्स लाइक एन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो पॉसिबल है कि ऐसे किसी भी करंट अफेयर पे आ सकता है, कोविड-19 पे, अफ़गानिस्तान जो हमारे तालिबान वगैरह के जो करंट इश्यूज़ चल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे आ सकता है, कोई भी ग्लोबल इश्यूज़ दुनिया में मसाइल बढ़ रहे हैं उन पे आपको ऐसे आ सकता है। उसके अलावा अदर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि अब एग्जामिनर की मर्ज़ी है कि वो किसी भी चीज़ पे जाके ऐसे जो है वो दे सकता है। ये हम बिल्कुल डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि ऐसे किसी बुक्स में से आ जाएगा, किसी नोट्स में से आ जाएगा, या किस तरह के टॉपिक्स में आपको बता चुका हूँ कि किन टॉपिक्स पे ऐसे आता है। द सिक्स्थ क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ऐसे को हम कहाँ से तैयार करें, हमें मजमून कहाँ से तैयार करने चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं रिकमेंड करूँ तो मैं आपको कोई बुक, कोई नोट्स, इवन तो कि हमारे अपने नोट्स हैं टिप्स लॉ अकेडमी के, मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप किसी एक बुक या किसी भी नोट्स पर रिलाई नहीं करें। आप डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करें, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएं, वहाँ पे जर्नल्स को पढ़ें, आप डिफरेंट गाइड्स को कंसल्ट करें और कोशिश करें कि जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एज मच एज यू कैन, आप उतना करें। आपको ऐसे कहीं से भी आ सकता है। ये भी हम देख चुके हैं कि हमने ऐसे कहाँ से प्रिपेयर करने चाहिए। द सेवंथ क्वेश्चन जो बच्चे पूछ रहे हैं कि ऐसे जो है उनको FSC, FA, ICS के सिलेबस में से लिया जाएगा, तो टोटली रॉन्ग। द आंसर इज़ नो। यूसैट इज़ बेसिकली एन एप्टीट्यूड टेस्ट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन तरह के टेस्ट जो होते हैं उनको बनाने का मकसद होता है कि जो एस्पायरेंट्स आगे ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं उनकी एबिलिटीज़ को जज किया जाए, उनके IQ लेवल को देखा जाए और इस चीज़ का मुवाजना किया जाए या तज्जिया किया जाए कि उनमें क्रिएटिव स्किल्स हैं, उनमें आइडियाज़ अच्छे हैं। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको आपने रीजनिंग से सॉल्व करना, और हमारे पास यहाँ पे टोटली वर्बल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। तो ये आप बिल्कुल नहीं सोचें कि आपके FSC, FA या ICS की बुक्स या गाइड्स में से उठा के आपको ऐसे दे दिया जाएगा। इट्स समथिंग लाइक डिफरेंट, जिस तरह एप्टीट्यूड एग्जाम्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल लैट की बात करें तो अभी तक बहुत इस तरह के ऐसे आए, राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक ई बुक्स आर बेटर दैन पेपर बुक्स, या फिर इस टेक्नोलॉजी इम्पैक्टिंग द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एबिलिटीज़ ऑफ द पीपल, या फिर डिफोरेस्टेशन पे आया, हाउ कैन वॉलंटियर प्ले अ पार्ट इन स्प्रेडिंग द अवेयरनेस रिगार्डिंग कोविड-19। आपको एक स्नैरियो दिया जाता है, आपको इस तरह नहीं होगा कि FSC, FA में जिस तरह टॉपिक्स होते हैं, पिकनिक पार्टी या विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, आपको वहाँ से ऐसे उठा के दे दिया जाए। बेसिकली एक स्नैरियो बेस्ड स्टेटमेंट होगी जिसमें आपने कुछ जस्टिफाई करना होगा, कुछ आर्गूमेंट्स देने होंगे, अपने आइडियाज़ देने होंगे। 8th क्वेश्चन, आर ऐसे शुड कंसिस्ट हाउ मैनी पेजेस, के मजमून को कम से कम कितने सफ़ात पर लिखना चाहिए। तो बेसिकली HEC ने जब इस टेस्ट को अनाउंस किया तो अगर हम उसका सिलेबस ब्रेकअप देखें, उसकी सिलेबस आउटलाइन देखें, तो हमारे पास जो ऐसे पोर्शन है कम्प्रीहेंसिव राइटिंग का, इट कंसिस्ट ऑफ 25 मार्क्स।
और वहाँ पे नीचे क्लियरली डिक्लेयर्ड है कि आपका ऐसे 400 से 500 वर्ड्स का होना चाहिए. इट मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली जो लेंथ है अगर आप अप्रोप्रिएट लिखें तो 5 से 6 पेजेस बन जाते हैं. लाइक वन साइडेड पेपर शीट्स हैं वो इतनी बन जाती हैं. तो इसलिए HEC के सिलेबस ब्रेकर पर यूसैट पे मेंशन है और वेबसाइट पे उनके फेसबुक ट्विटर लिंक्डइन पेज पर जाके देख सकते हैं कि ऐसे आपको 400 से 500 पेजेस का लिखना होगा. देन द 9th क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन स्टूडेंट्स गेट मैक्सिमम मार्क्स इन कम्प्रीहेंसिव ऐसे राइटिंग सेक्शन ऑफ यूसैट कि मजमून से ज़्यादा नंबर किस तरह लिए जा सकते हैं. अभी हम इसी चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं. आगे हम ऐसे को लिखने का तरीका देखने जा रहे हैं. हाउ टू राइट एन ऐसे 7 से 8 पॉइंट्स हैं जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट में ऐसे लिखते हुए हम उनको कंसल्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये 7 या 8 क्वेश्चन जो आपके जहन में थे या ऑफन स्टूडेंट्स के जहन में चल रहे थे उनकी आपको जस्टिफिकेशन मिल चुकी है, आपको उनकी क्लियरेंस हो चुकी है, तो यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू ड्रॉप योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड योर वैल्यूएबल एप्रिसिएशन इन कमेंट बॉक्स. देन अभी हम देखते हैं हाउ टू राइट एन ऐसे. उससे पहले जो है हमारे पास जो है हम लोग इसकी प्रिपरेशन को ऑफ़र कर रहे हैं जिसमें क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं. टाइम टेबल जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. इसमें वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, प्रेपोजिशंस, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स और ऐसे के लिए सेपरेट फैकल्टी मेंबर्स हैं. टाइमिंग जो है वो नाइट इवनिंग कोचिंग क्लासेस हैं जो कि 10 PM के बाद स्टार्ट होती हैं और ये फर्दर जो है इनका टाइम फिक्स नहीं है. ये अकॉर्डिंग टू नीड या जब भी कोई सिलेबस ज़्यादा होता है, टॉपिक कवर करना होता है तो ये चलती हैं. इनके अलावा एडिशनल क्लासेस होती हैं. संडे को मॉक टेस्ट होते हैं. अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम. आप स्क्रीन पे जो है वो नंबर देख रहे हैं 0316659405 0309076309. आप इन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. अभी हम देख रहे हैं कि हाउ टू राइट एन ऐसे. द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिशियल एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस how to write an essay in USAT and also we are going to discuss about important essay topics for USAT. First of all, how to write an essay in USAT. आपने USAT अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट में जो आपका कम्प्रीहेंसिव ऐसे राइटिंग का ऑप्शन होगा आपने वहाँ पे ऐसे को किस तरह लिखना है. हमारे पास यहाँ पे 7 से 8 मेन पॉइंट्स हैं जो कि हम एप्टीट्यूड टेस्ट या आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कह लें या इंट्रेंस एग्ज़ाम्स उनमें जो ऐसे लिखने का तरीकाकार होता है. हमारे पास कौन से पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं. द फर्स्ट वन इज़ सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आपको वहाँ पे 3 टॉपिक्स आएंगे जिनमें से आपने किसी भी एक टॉपिक को चूज़ करके उस पर ऐसे लिखना होगा. अब जो सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक है इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक मिसाल दूँ तो वहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरह होता है कि 3 टॉपिक्स होते हैं. स्टूडेंट्स बगैर सोचे समझे किसी भी टॉपिक को चूज़ कर लेते हैं और लेकिन जब वो चूज़ कर लेते हैं और उस पर लिखना स्टार्ट करते हैं तो फिर उनको उस टॉपिक के बारे में कोई भी उनके पास आइडियाज़ या आर्गूमेंट्स नहीं होते और वो ऐसे को नहीं लिख पाते जिनसे उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, आइडेंटिफाई द टॉपिक. हमने जो 3 टॉपिक्स होंगे उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है. द मोस्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू व्हाट इज़ आस्क्ड और इंक्वायर्ड बाय द एग्जामिनर. और आपने तीनों टॉपिक्स को पढ़ के ये रियलाइज़ करना है कि इन टॉपिक्स में क्या क्या पूछा जा रहा है. एंड द मेन पॉइंट कि आपने जो अपना टॉपिक यूज़ करना है उसको बहुत वाइजली, बहुत अक्लमंदी से और बहुत तहम्मुल से उसको चूज़ करना है. इसके बारे में हम किसी भी किस्म की जल्दबाजी नहीं करेंगे. तीनों टॉपिक्स में से हम तीनों टॉपिक्स को 1 या 2 बार पढ़ेंगे. देन हम बिल्कुल रिलैक्स होकर खुद फैसला करेंगे कि इनमें से कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं या हमारे पास आइडियाज़ या कंटेंट ज़्यादा हैं. देन आप वो एक टॉपिक चूज़ करेंगे. फर्स्ट पॉइंट हमारे पास था सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक जो हम कर चुके हैं. द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट डू योर थिंकिंग. हमने वहाँ पे टॉपिक को चूज़ कर लिया. अब हमारे पास जो सेकेंड पॉइंट है उसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स जब टॉपिक को चूज़ करते हैं तो फौरी तौर पे उस पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन ये बिल्कुल इट्स टोटली रॉन्ग. हमने लिखने से पहले कुछ ना कुछ सोचना है. थिंकिंग शुड मस्ट बी डन बिफोर राइटिंग मेन बॉडी. जब हम ऐसे में कंटेंट लिखने जाएंगे तो हमने उससे पहले एक बार लाजमी सोचना है. फॉर एग्जांपल आपके पास 3 टॉपिक्स थे जिनमें से आपने एक टॉपिक को चूज़ कर लिया और वो एजुकेशन था. तो अब आप लिखने से पहले ये सोचेंगे कि मैंने इसमें लिखना क्या है, इंस्टेड कि आप वहाँ पे बिल्कुल सोचे समझे बगैर लिखना स्टार्ट कर दें. जो चीज़ पहले आनी है वो आप बाद में लिख दें या जो दरमियान में आनी है वो आप सबसे बाद में लिख दें. तो बेसिकली हम सोचेंगे एजुकेशन के बारे में. फॉर एग्जांपल
कि एजुकेशन है तो सबसे पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, देन मैं इसका रोल बताऊंगा कि दुनिया में जितनी भी प्रोग्रेस हुई, देन मैं इसमें कुछ कुरान और हदीस से इसको क्लैरिफाई करूंगा, इसमें जस्टिफिकेशन दूंगा, देन मैं इसमें कंक्लूजन दूंगा कि किस तरह हम इसको बेहतर कर सकते हैं। द सेकंड पॉइंट इज़ दैट डू योर थिंकिंग। हमारे अब तक 2 पॉइंट्स हो चुके हैं। एंड द थर्ड वन इज़ क्रिएटिंग एन आउटलाइन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। योर आउटलाइन डिफाइंस योर स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे राइटिंग। आउटलाइन क्या होती है? हमने सबसे पहले टॉपिक को चूज़ कर लिया, हमने उसके बारे में सोच भी लिया। अब आउटलाइन से मुराद वो ढांचा है, वो स्ट्रक्चर है जो हम अपने जहन में सोचेंगे कि इस ऐसे को हमने चूज़ तो कर लिया है, अब इसमें हमें लिखना क्या चाहिए, हम इसको किस तरह से मैनेज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वहाँ पे कोविड-19 का ऐसे चूज़ करते हैं तो लिखने से पहले आप एक बार अपने जहन में आउटलाइन बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें आप सोचेंगे कि ठीक है कोविड-19 आया है तो सबसे पहले मैं इसके डेफिनेशन लिखूँगा, देन मैं इसकी हिस्ट्री लिखूँगा, फिर मैं इसके कॉजेज़ लिखूँगा, फिर मैं इसके सिम्टम्स लिखूँगा, फिर मैं इसके इफ़ेक्ट्स लिखूँगा कि अब तक दुनिया में कितने लोग मुतासिर हुए, किस किस तरह से मुतासिर हुए। देन मैं इसकी रोकथाम के लिए जो है वो कोई तजवीज़ दूँगा, मैं प्रिवेंशंस लिखूँगा, और एट द एंड मैं इसमें कंक्लूजन दूँगा। ये 7 से 8 स्ट्रक्चर जो आपने सोचे, जिनको सोचने के बाद इस काबिल हुए कि आप प्रॉपर एक तरतीब से ऐसे को लिख सकेंगे, इसे हम आउटलाइन कहते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास था आउटलाइन, जो कि हमें क्लियर हो चुकी है। अभी तक हमने ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हमने ऑरली वहाँ पे परफॉर्म करना है अपने ऐसे को लिखने से पहले। द फोर्थ पॉइंट इज़ दैट राइट डाउन द क्वालिटेटिव कंटेंट। वहाँ पे फिर हम ये सारी चीज़ें लिखने के बाद, सोचने के बाद, अपनी आउटलाइन के मुताबिक जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो देन हम वहाँ पे क्वालिटेटिव कंटेंट को लिखेंगे। क्वालिटेटिव कंटेंट से क्यों मुराद है, मैंने यहाँ पे क्वालिटेटिव ही यूज़ किया है। बेसिकली आप कुछ भी लिख रहे हो, आप कुछ भी बोल रहे हो, तो आपके जो लफ्ज़ों का इंतखाब है वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट मेरे ऑफिस में आता है और वो मैं उसे कहूँ उसका नाम अली है और मैं उसे कहूँ कि अली तुम आओ बैठो, तो एक तरीका मेरे पास ये भी है। और सेकेंडली, अगर मैं उसे थोड़ा सा क्वालिटेटिव तरीके से बुलाना चाहूँ तो मैं उसको कह सकता हूँ कि अली आप आइए और तशरीफ़ रखिए। अब आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं कि मैंने उसको पहले तरीके से बुलाया कि अली तुम आओ बैठो, सेकंड पे मैं कह रहा हूँ अली आप आइए और तशरीफ़ रखिए। अब आप ये बताएंगे कि कौन सा तरीका है जो कि थोड़ा सा क्वालिटेटिव है, जो कि थोड़ा सा मुनासिब है, या आपको जौन सा अच्छा लगा जिससे आप इम्प्रेस हुए। तो यही बात है कि हमने ऐसे में उन लफ्ज़ों का इंतखाब करना है। हमारा जो कंटेंट है वो इतना क्वालिटेटिव होना चाहिए, उसमें अच्छे अल्फाज का चुनाव हमने करना है ताकि एग्जामिनर हमारा जब ऐसे पढ़े तो वो उससे इंस्पायर हो और आपको मैक्सिमम ऑब्लाइज करे। फॉर एग्जांपल, मैं एक और मिसाल देता हूँ। जब कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इंट्रोडक्शन मांगा जाता है तो एक बच्चा वहाँ पे लिखता है, जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है, मेरे वालिद ये करता है, मेरे अब्बू ये करते हैं, मेरे अब्बू एक टीचर हैं। तो दूसरा बच्चा है वो अगर इस तरह लिखता है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है, मेरे वालिद मोहतरम का नाम उस्मान है, मेरे वालिद मोहतरम एक मुअल्लिम के तौर पर फ़लाँ स्कूल में तालीम की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि क्वालिटेटिव कंटेंट कौन सा है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आपके ऐसे में आपका क्वालिटेटिव कंटेंट होना चाहिए कि अगर उसको कोई पढ़े तो आपके बारे में जज कर सके कि येस ही डिज़र्व समथिंग, ये बच्चा अच्छा है, ये डिज़र्व करता है, इसको मैक्सिमम मार्क्स देने चाहिए। आगे चलते हैं, हमारे कंटेंट में क्या चीज़ें होंगी। द फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन एंड द सेकंड थिंग इज़ मेन बॉडी। अब इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको वहाँ पे पूछा गया कि राइट डाउन एन ऐसे दैट ई बुक्स आर बेटर दैन पेपर बुक्स। अब आपसे पूछा तो ई बुक्स और पेपर बुक्स के बारे में आपने कंपैरिजन करना है कि क्या कौन सी बेहतर हैं कौन सी नहीं है, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन देना लाजमी है। इंस्टेड कि आप वहाँ पे पहली लाइन से ई बुक्स की तारीफ़ें करना स्टार्ट हों और आप पेपर बुक्स के बारे में बुरा बोलना शुरू हों, तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। आप ई बुक्स और पेपर बुक्स को इनका कंपैरिजन करने से पहले आप थोड़ा सा बताएं कि ई बुक्स क्या होती हैं, पेपर बुक्स किन्हें कहते हैं, ई बुक्स को किस तरह यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। ये अब उसके बाद मेन बॉडी क्या होती है। मेन बॉडी जो आपको एग्जैक्टली वहाँ पे चीज़ पूछी गई है, आपसे क्या पूछा गया था कि ई बुक्स आर बेटर देन पेपर बुक्स। इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने मेन बॉडी को लिखना है। आपके सारे आर्गूमेंट्स, आपके सारे आइडियाज़ या आपकी सारी बातचीत अब मेन बॉडी की तरफ होनी चाहिए। ये हमारा फोर्थ पॉइंट था जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। द फिफ्थ वन, एड रेफरेंसेस एंड कोटेशंस। बेसिकली ये होता है कि अगर आप ये समझें कि आप वहाँ पे जाएंगे, आप एक बॉल पेन साथ लेके जाएंगे और आप 5 पेजेस को
एक ही बॉयल पेन या पेन से भरकर आ जाएंगे जिसमें आपने कोई कोटेशन या रेफरेंस ऐड नहीं किया होगा, तो बिलीव मी आप 25 में से मैक्सिमम 9 या 10 नंबर लेंगे, और हो सकता है कि आपको वो भी नहीं मिलें। तो बेसिकली रेफरेंसेस एंड कोटेशंस जो होते हैं उनको ऐड करना बहुत लाजमी होता है। इससे क्या होता है कि जब हम अपनी हर की जाने वाली बात को किसी ना किसी रिलायबल कोड से, किसी रेफरेंस से जस्टिफाई करते हैं, वहाँ पे इन्हांस करते हैं, तो एक हमारे पेपर की आउटलुक अच्छी बनती है। एक वो बच्चा है जिसने 5 पेजेस पे सिर्फ पेन से भरा हुआ है, और एक वो बच्चा है जिसने मार्कर से हेडिंग्स दिए हैं, कोटेशंस दिए हैं। आई थिंक कि आप लोग मुझे समझ रहे होंगे कि जिस तरह हमें एफएससी इंटरमीडिएट में कहा जाता है कि आपके पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए और उसमें कोटेशन और रेफरेंसेस होने चाहिए, तो ये लाजमी तौर पे है। अब देखते हैं कि ऐड कहाँ से करना है। बीइंग अ मुस्लिम, इन माय ओपिनियन, कि जो आपके प्राइमरी सोर्सेज हैं रेलिवेंट रेफरेंसेस एंड कोटेशंस के, वो होली कुरान और हदीस और इस्लामिक टीचिंग्स होनी चाहिए। कोई भी ज़िंदगी का ऐसा पहलू नहीं है, कोई भी दुनियावी पहलू नहीं है कुरान पाक जिसके बारे में इस्लाह ना करता हो या मालूमात ना देता हो, और कोई भी ऐसा पहलू नहीं है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के बारे में, किसी भी ज़िंदगी के पहलू बारे में रहनुमाई ना की हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन पे आता है तो हमारे पास बहुत सी, आपको मैं एग्जांपल देता चलूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाए। इसकी बात करते हैं जी एजुकेशन की। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली वही हमारे पास ये है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। जब अल्लाह के नबी पर पहली वही नाजिल हुई जिसमें कहा गया रीड इन द नेम ऑफ़ द लॉर्ड। क्या कहा गया? रीड के, पढ़ो, इल्म हासिल करो। तो एजुकेशन के रिलेटेड कोटेशन आ गई, उसमें आगे जाके आता है वी टॉट द मैन विद द यूज़ ऑफ द पेन एंड टॉट द मैन विच ही न्यू नॉट। फिर अल्लाह के नबी हदीस में फरमाते हैं इल्म हासिल करो, खा तुम्हें चीन जाना पड़े, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तुम में से जो है बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं जी, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या अरब। तो बहुत सी कोटेशंस हमें यहाँ से मिल गई कुरान और हदीस से, हमें सेकेंडरी सोर्सेज पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे आऊँ कि आपको माय फेवरेट पर्सनालिटी आता है और आप वहाँ पे अल्लाह के नबी के बारे में लिखना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सी कुरानी हदीस और रेफरेंसेस मौजूद हैं जिनको हमने सिर्फ बेसिकली यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि जो मुझे सुनने हैं मैं उनमें एक कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकूँ, बिल्डअप कर सकूँ, कि वो इस चीज़ के बारे में पैनिक नहीं हो, वो कहीं से जाके इसको क्रैम नहीं करें, लेकिन वो सिर्फ उनमें ये सलाहियत पैदा हो जाए और वो इस चीज़ को यकीन कर लें कि वो कर सकते हैं और वो करेंगे। अल्लाह के नबी के बारे में ऐसे आ गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने क्या लिखना है? तो बेसिकली कुरान पाक में क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने अल्लाह के नबी को दोनों जहानों के लिए बेहतर बनाकर भेजा। फिर अल्लाह कुरान पाक में कहते हैं कि तुम में से अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करो। अल्लाह के नबी ने अहादीस में फरमाया कि तुम में से उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसकी माल जान से बढ़कर अजीज़ ना हो जाऊँ। अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफ़ात होने तो हम तेरे हैं, या जहाँ चीज़ है कि लौह कलम तेरे हैं। तो कुरान और हदीस से मतलब कि ये था कि आप बहुत ज़्यादा कोटेशन और रेफरेंसेस लिख सकते हैं। इन केस हमारे पास कुछ इस तरह के टॉपिक्स आते हैं जो कि थोड़ी सी सोशल इशूज़ पे कंसिस्ट करते हैं, तो हमारे पास सेकेंडरी सोर्स क्या होगा उसका, कि आप कोई भी रिलायबल ऑथर, वेल नोन पर्सनालिटी है, उसके कोट्स को उठा सकते हैं, पोइट्री को, और आप उनकी मोटोस को उठा सकते हैं। कोई भी साइंटिस्ट भी हो सकता है। तो रेफरेंसेस एंड कोटेशंस जो हैं वो मस्ट हैं। इनको अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक ये हमारा 6 पॉइंट था। 7th पॉइंट, रीड द रिटन ऐसे। अब ये होता है कि बच्चे समझते हैं कि हमने एफएससी को कर लिया है तो हम बहुत ज़हीन व फ़तीन हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि जिनको ये होता है कि सबसे पहले पेपर करके हमने उठना है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे को रीड नहीं करते। तो बेसिकली यूसैट स्टूडेंट्स आपके फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहा है। इस टेस्ट में आपको क्वालिफाई करते हैं तो इट मीन्स कि आपका फ्यूचर डिसाइड हो चुका है। आफ्टर क्वालिफाइंग दिस टेस्ट यू वुड बी एलिजिबल टू इनरोल योर सेल्फ इन ग्रेजुएशन। तो आपके लिए किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर का फ़ैसला ये करेगा आपके माँ बाप की ख्वाहिशात का, उनके ख्वाब का और आपके एम्स का। तो बेसिकली इसमें हमें किसी किस्म की वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंसी या हमें वहाँ पे एफिशिएंसी नहीं दिखानी। हम जो ऐसे लिखेंगे हम उसको अच्छी तरह से रीड आउट करेंगे ताकि अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, कोई एरर्स हैं, तो हम उनको रिमूव कर सकें। एंड द 8th मेन पॉइंट, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 8th पॉइंट है हमारे पास कंक्लूजन। इस तरह के एग्ज़ाम्स में बल्कि एचईसी ने क्लैरिफाई मेंशन किया, अगर आप उनके वेबसाइट पर जाएं तो वहाँ पे उनकी जो ऐसे मार्किंग की जो स्ट्रेटजी है वहाँ पे कंक्लूजन के 10 से 15% मार्क्स हैं। कंक्लूजन किसे कहते हैं, नतीजा अखज़ करना। आप जो भी ऐसे लिखें उसके एंड पे आप कंक्लूजन लाजमी ऐड करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एसे। इट प्रोवाइड्स क्लियर फॉर द रीडर बाय रिमाइंडिंग द रीडर्स ऑफ द कंटेंट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द एसे। इट शुड क्लैरिफाई द आइडियाज़, इंटेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द पेपर। आप कुछ भी लिखें आप एंड पे उसके बारे में कंक्लूजन लाजमी दें कि इंक्लूसिवली नतीजा अखज़ करें कि आप इसके बारे में क्या फ़ैसला करते हैं, या आपके नज़र में क्या सजेशंस हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं
जो कि इस मामले पे ओवरकम करने के लिए हमें करनी चाहिए, हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, कोविड-19 को उठा लेते हैं, अभी तक हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका कंक्लूजन क्या होगा? आप जब सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे तो एट द एंड अब यही कहेंगे कि हमें इसके बारे में जो है वो प्रिवेंशंस को अडॉप्ट करना चाहिए, हमें SOPs को फॉलो करना चाहिए, हमें जो है इसकी रोकथाम में एज़ मच एज़ वी कैन हमें अवेयरनेस देनी चाहिए। इल्म पे आता है तो यही आप कहेंगे ना कि इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, तमाम इंसानों को इल्म हासिल करना चाहिए ताकि हमारी जो कंट्री है वो प्रोग्रेस कर सके, हमारा कंट्री तरक्की कर सके, हमारे स्टूडेंट जो हैं वो यूथ हैं, पढ़े लिखे नौजवान बने, मुल्क से बेरोज़गारी ख़त्म हो। और एग्जांपल दे देता हूँ, नेक्स्ट आते हैं हम कि पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन पे आप सारे टाइप्स, कॉजेज़, सारा जो सिनेरियो डिस्कस करने के बाद आप क्या कंक्लूजन देंगे कि पोल्यूशन को ख़त्म करना चाहिए, ये हमारी इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रही है, इंसानों में बीमारियां पैदा कर रही है और ये हमारे बारे में बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस को पैदा करेगी। तो आप वहाँ पे कंक्लूजन में क्या कहेंगे कि इंक्लूसिवली वी से दैट कि इसको हमें ख़त्म करना चाहिए, धुआं नहीं उड़ाना चाहिए, कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। तो ये सारा था आपका कंक्लूजन। अभी तक हमने जो है हाउ टू राइट एन ऐसे की जो चीज़ें देखी, उसमें हमारे पास था सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, डू योर थिंकिंग, क्रिएटिंग एन आउटलाइन, राइट डाउन द क्वालिटेटिव कंटेंट, रेफरेंसेस एंड कोटेशंस, रीड द रिटन एसे एंड कंक्लूजन। बेसिकली ये जितना हम आपके लिए कर सकते थे कि आपको क्लैरिफाई किया जाए कि हाउ टू राइट एन ऐसे इन यूसैट, कि आपने यूसैट में ऐसे को किस तरह लिखना है। एंड आई होप कि आप लोग जो है किसी हद तक आपको क्लियर हो चुका होगा। फर्दर अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अब आप इस काबिल अपने आप को समझते हैं कि आपको ऐसे लिखने का तरीका आ चुका है और इंशाल्लाह आप लोग लिखेंगे और बहुत अच्छा लिखेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स को अटेन करेंगे, तो फॉर द सेक ऑफ एप्रिसिएशन आपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितने भी यूसैट के एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि अगर आप यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं तो बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनको फ़ायदा मिल सके। और सेकेंडली अभी हम सोच रहे हैं कि हम ऐसे के बारे में, डिफरेंट ऐसे टॉपिक्स के बारे में एक सीरीज़ को स्टार्ट करें, और जो लोग इसके बारे में आप लोगों की सजेशंस चाहिए कि हमें यूट्यूब पे रिटन पोर्शन जो है हमारा ऐसे कम्प्रीहेंसिव राइटिंग का, उसके बारे में सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, जिनमें आपको एक एक ऐसे जो है वो समझाया जाए। तो अगर आपको इस बारे में आपकी जो सजेशंस हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन है या आपको कोई और चीज़ जो है कन्फ्यूजिंग लग रही है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ऑलवेज देयर फॉर यू, हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं, और स्टूडेंट्स के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हम लोग कोशा हैं, और हम जितनी आप लोगों को रहनुमाई दे सके एज़ मच एज़ वी कैन, वी विल गाइड यू थॉरली। थैंक यू सो मच। मस्टी गार्ड्स तैयब खान। अगर आप जो है इसकी प्रिपरेशन करना चाहें यूसैट की, तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप रजिस्ट्रेशन के लिए इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ई लर्निंग सिस्टम है जिसमें लाइव जूम पे क्लासेस होती हैं, नोट्स आपको गूगल क्लासरूम्स के थ्रू दिए जाते हैं, आपकी मॉक टेस्टिंग गूगल डॉक्स के थ्रू होती है, आपको गेस्ट पेपर्स दिए जाते हैं। जिस तरह इसी वीडियो में आपको ऐसे लिखने का तरीका क्लैरिफाई किया गया है, उसी तरीके से सारा जो सिलेबस है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो जूम क्लासेस में करवाए जाते हैं। आप tipslawacademia.com पे भी जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर गार्ड्स तैयब खान। Thank you for watching us. Kindly subscribe this channel and press bell icon for more updates in future.